हेलो एवरीवन, आई एम बरखा वत्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू लॉ इन लेयर्स। आज हमारी सेकंड वीडियो है फैमिली लॉ सीरीज़ में। आज टॉपिक रहने वाला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हम शादी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शादी जो है एंशियंट टाइम की, उनको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हिंदू की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंशियंट टाइम की बात करें तो शादी एक सेक्रेमेंटल प्रोसेस मानी गई है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू रिलीजन के अंदर देयर इज़ अ लॉर्ड शिवा। जैसे इन्होंने पहले सती से शादी हुई थी, फिर बाद में उनकी माँ पार्वती से शादी हुई थी, तो यहाँ से शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदू रिलीजन के अंदर ऐड ऑन हुआ और ये एक बहुत ही सेक्रेमेंटल प्रोसेस माना जाता है। ये एक रिलीजियस ड्यूटी होती है जो कि धर्मा, अर्थ और कर्मा के लिए बहुत इसेंशियल है, सोसाइटी को सस्टेन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनडिसोल्यूबल कॉन्सेप्ट होता है। डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर इन द एंशियंट टाइम। ये तो मॉडर्न टाइम के बाद हम लोगों ने जब एक्ट्स को इनैक्ट किया है, उसके बाद हमने डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट डाला है। अर्लियर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन मॉडर्न लॉ आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इनके बारे में। मैरिज इज बोथ सेक्रेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस होती है, जिसमें फ्री कंसेंट हो गया, कैपेसिटी हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, नो लीगल डिसेबिलिटी हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब शादी में भी यही सारे कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दिए गए हैं बाय द एक्ट। जैसे एक आपकी एज रख दी गई है कि लड़की को 18 और लड़के को 21 साल का होना ज़रूरी है शादी के लिए। शादी जो है वो अंडर एनी कंपल्शन के अंडर नहीं होनी चाहिए। शादी में फ्री कंसेंट होना चाहिए। शादी में अनसाउंड माइंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फोर्स शादी नहीं होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलते थे हमें। तो वही कॉन्सेप्ट आपके शादी में आने से क्या हुआ, सेक्रेमेंट प्रोसेस है, क्योंकि आप सेरेमनीज परफॉर्म करते हो जो आपके जो क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, उनके अंदर जो भी सेरेमनीज चल रही है, कस्टम चल रहे हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो वो सेक्रेमेंटल प्रोसेस को रखता है, एस्पेक्ट को रखता है। और जब आप उसमें फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, डिसोल्यूशन और थ्रू डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट को रख देते हो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट आ जाता है। तो आज के टाइम में जो शादी है वो सेक्रेमेंट प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम हिंदू मैरिज एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना होता है। जैसे इनैक्टमेंट डेट, इस एक्ट को बनाया गया था मई 18, 1955 को, और ये कमेंस हो गया था उसी दिन से, मई 18, 1955 को। इसके अंदर 6 चैप्टर हैं जो कि 30 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। एक्ट नंबर इसका 25 है 1955 का। यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि एक्ट नंबर का मतलब क्या होता है। 1955 के अंदर पार्लियामेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट पास करती रहती है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था वो 1955 में 25th एक्ट था। तो 1955 का 25वें नंबर का एक्ट था आपका हिंदू मैरिज एक्ट। बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में जहाँ हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू लॉ पढ़ा था, हमने वहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था हिंदू कौन होते हैं, लेकिन हमें डेफिनेशन समझनी है अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट। ये डेफिनेशन हिंदू की, जितने भी हम आने वाले हिंदू लॉज पढ़ने वाले हैं, हिंदू इनैक्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनमें सेम रहने वाली है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन नंबर 2, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बेयर एक्ट का नहीं डाला है, तो आप प्लीज़ अब इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, आप मैरिज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने बेयर एक्ट को साथ में रखिए। मैं जो जो सेक्शन बताऊंगी आप उसके लिए अपने बेयर एक्ट को कंसिडर कीजिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन नंबर 2 डिफाइन करता है हिंदू को। ठीक है, वो क्या कहता है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ हिंदू इफ दे आर बाय रिलीजन, क्या, एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इंक्लूड हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। ये 4 कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हिंदू काउंट किए जाएंगे। प्लीज़ इसे याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन, चाहे वो इन कम्युनिटी में पैदा हुए हों या इन कम्युनिटी में कन्वर्ट करके आए हों, वो हिंदू माने जाएंगे। सेकेंड आता है बाय बर्थ, चाइल्ड ऑफ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख आर हिंदू। Even if one parent is Hindu and child is brought up as Hindu, it will be considered as a Hindu. अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट हिंदू रिलीजन का है और बच्चे की जो भी अपब्रिंगिंग है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हुए की गई है, तो वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। बाय कन्वर्जन, एनीवन हु कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, तो उसे हम हिंदू कंसिडर करेंगे।
कन्वर्जन मस्ट बी बोनाफाइड एंड एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। सी, बोनाफाइड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मैलाफाइड इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो नहीं। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप किसी और रिलीजन से हिंदू रिलीजन में आना चाह रहे हैं। बाय प्रिजम्पशन, अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी हिंदू इफ दे आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी का है तो वो हिंदू कम्युनिटी का नहीं होगा, क्रिश्चियन का है तो हिंदू कम्युनिटी का नहीं होगा, पारसी का है तो हिंदू कम्युनिटी का नहीं होगा, ज्यू है तो हिंदू कम्युनिटी का नहीं होगा। दे आर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ एंड कस्टम। अगर इफ़ एनी पर्सन, एनी सिटीजन, एनी नॉन सिटीजन ऑल्सो, कोई भी पर्सन अगर हिंदू कस्टम से गवर्न किया जा रहा है, हिंदू लॉ से गवर्न किया जा रहा है, तो वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा। स्पेशल केसेस, अभी लेजिटिमेट चाइल्ड को तो हम पीछे वाले कैटेगरी में डाल देंगे। अगर कोई बच्चा इलेजिटिमेट होता है तो उसके अगर बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, देन द चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू। अगर उसका वन पेरेंट इज हिंदू एंड चाइल्ड इज बॉट अप अकॉर्डिंग टू द हिंदू कल्चर, द चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू। ऑर्फन होते हैं, हम सबको पता है, बहुत सारे बच्चे इन्फेंट होते हैं जो आपको और गार्बेज में मिल रहे हैं, रोड पे मिल रहे हैं, कहीं भी। तो आप उन बच्चों से, उन इन्फेंट से उनकी आप रिलीजन नहीं पूछ सकते हैं कि आप कौन से रिलीजन के, उनको नहीं पता। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस बच्चे की ब्रिंगिंग अगर किसी ऐसे ऑर्फनेज में हुई है जहाँ पे हिंदू कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, तो उस बच्चे का हिंदू रिलीजन हो जाएगा। तो अगर ऑर्फन फाउंड इन हिंदू कम्युनिटी, ट्रीटेड एज हिंदू, ठीक है। इफ ऑर्फन फाउंड इन मुस्लिम कम्युनिटी और हैज़ बीन ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम कल्चर, इज इन मुस्लिम कल्चर, तो विल बी ट्रीटेड एज अ मुस्लिम। तो ये चीज़ रहता है। आई थिंक आपको हिंदू क्लियर हुआ होगा। यही चीज़ें आपके सेक्शन नंबर 2 में गिवन है। एक बार सेक्शन नंबर 2 को इसके बाद रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन है ये। प्लीज़ इसके साथ अपना बेयर एक्ट को रखिएगा। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन का बेयर एक्ट नहीं लिखा है, बेयर लैंग्वेज नहीं डाली है। मैं आपको समझाऊंगी, उसके साथ आप एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाना है। यूसेज एंड कस्टम हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मैं फिर समझा देती हूँ। कस्टम एंड यूसेज ये एक प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से फॉलो की जा रही होती है, जो रीजनेबल प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है, लॉन्ग टर्म होती है, कुछ भी इलीगल या इमोरल चीज़ नहीं होती है। मतलब सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है, लीगली वो रिकॉग्नाइज होती है, उस चीज़ को हम कस्टम और यूसेज बोल देते हैं। अब कस्टम और यूसेज में फ़र्क क्या है? कस्टम वो होता है जो कम्युनिटी के अंदर फॉलो हो रहा होता है, और यूसेज होता है जो एक फैमिली ट्रेडिशन फॉलो हो रहा होता है। जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कस्टम बोल देते हैं, जहाँ पे कम लोग इन्वॉल्व होते हैं उसे हम यूसेज बोल देते हैं। एग्जाम्पल, क्रॉस कज़न शादी जो अलाउड है, वेडिंग अलाउड होती है, ये कस्टम है। एक कम्युनिटी के अंदर क्रॉस कज़न वेडिंग अलाउड है। वहीं एक फैमिली शादी के अंदर एक ट्रेडिशन फॉलो करता है, कम्युनिटी नहीं, एक फैमिली फॉलो कर रही है, उस फैमिली की जो भी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रही है वो फॉलो कर रही है, तो वो एक यूसेज है, वो एक प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आता है फुल ब्लड। फुल ब्लड जो होते हैं, जिसे हम रियल ब्रदर एंड सिस्टर बोल देते हैं। अगर इसको ईजी वे में समझे तो सेम पेरेंट्स, जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं और ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, उसे हम फुल ब्लड बोलते हैं। हाफ ब्लड जो होता है इसे हम स्टेप बोल सकते हैं। फिर यूट्रिन ब्लड जो होता है उसे भी हम स्टेप बोलते हैं। फ़र्क क्या होता है? हाफ ब्लड में आपके जो फादर हैं वो सेम होते हैं, फादर सेम रहेंगी, मदर डिफरेंट रहेगी। यूट्रिन ब्लड के अंदर मदर सेम होती है, फादर डिफरेंट हो जाते हैं। ये भी स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर में काउंट होते हैं, लेकिन मदर सेम रहेगी। सपिंदा रिलेशनशिप, सपिंदा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? ये वो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें शादी करना अलाउड नहीं होता। अगर इसे इजी वे में समझे तो फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये मदर है, तो यहाँ से आपकी 5 जनरेशन काउंट होगी। फादर फर्स्ट जनरेशन, फादर के फादर दैट इज़ योर ग्रैंडफादर, सेकंड ग्रेट ग्रैंडफादर, थर्ड ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, आपके फोर्थ, एंड सेम एक और फिफ्थ। एंड सेम गोज विद द मदर, जो मदर के फादर रहेंगे वो आप मदर फर्स्ट जनरेशन होगी, मदर के जो फादर होंगे वो आपकी सेकंड होंगी, और जो मदर के फादर होंगे वो आपकी थर्ड होगी। इनमें शादी अलाउड नहीं है।
आप इनमें शादी नहीं कर सकते, ये सपिंदा रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपकी जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन आता है तो ये लेवल डाउन होता जाएगा, क्योंकि अगर आप एंशियंट टाइम सोचे तो जो स्टार्टिंग है ह्यूमन बीइंग की, वो कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटी से ही है। अब वो बढ़ के फैमिली बढ़ के इतने सारे लोग हो गए हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए सपिंदा रिलेशनशिप गोज विद द 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड। नेक्स्ट कम प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होते हैं? वो रिलेशनशिप जिसके अंदर शादी बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, जिसे हम लीनियर असेंडेंट या फिर आपके जैसे रियल ब्रदर सिस्टर हो गए, अंकल नीस हो गई, ठीक है, आंट नेफ्यू हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर हो गए, मदर इन लॉ और सन इन लॉ हो गए। ऐसे वाले रिलेशनशिप जो होते हैं इनमें शादी अलाउड नहीं होती है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं। आई थिंक आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। एंशियंट क्लासिफिकेशन, एक होता है एंशियंट, एक होता है मॉडर्न। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल, ये 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हम पढ़ने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो 3 तरीके की शादी हैं ये स्पेसिफिकली आफ्टर द इंडिपेंडेंस जितने भी आपके कोडिफाइड लॉ बने हैं उनके अंदर लिखी गई है। और ये एंशियंट वाली है, ये कहीं कोडिफाइड नहीं है, ये चलती आ रही है हमारे एंशियंट टाइम से। जब राजा महाराजा भगवान वाला टाइम था, उस टाइम पे जिस तरीके की शादियाँ होती थी वो होती है एंशियंट टाइम। अकॉर्डिंग टू दी मनुस्मृति, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो आपने ये शब्द सुना होगा वहाँ, देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, ओनली सम अप्रूव्ड। सी 4 मैरिजेस, जो ऊपर की 4 मैरिजेस मैं पढ़ाऊंगी, दे आर कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड फॉर्म, की बहुत अच्छी शादियां हैं। लास्ट 4 आर डिसअप्रूव्ड शादी, इनको अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता था उस टाइम में। ऐसा नहीं है, अभी कुछ कुछ शादियां हैं इसमें जो अभी भी होती हैं और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड। ऐसे मैं प्रॉपरली गुड नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक शादी है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से होती है। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंगली, एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंगली, 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर कंसिडर्ड एज अ अप्रूव्ड एंड 4 वर कंसिडर्ड एज ए डिसअप्रूव्ड। जिसमें पहले आती है ब्रह्मा। ब्रह्मा शादी में क्या आता है, जो फादर होता है वो अपनी डॉटर को किसी भी ऐसे ग्रूम को देता है, ब्राइड ग्रूम को देता है, जो कि वेद में, ठीक है, या फिर किसी भी अदर थिंग में, कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस रख रहा था, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव, इंटेलेक्चुअल पर्सन था, उसको वो अपनी बेटी शादी के लिए देता है। इसे होता है ब्रह्मा शादी। नेक्स्ट होती है देव शादी। देव शादी में क्या होता है, डॉटर गिवन टू प्रीस्ट ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। इसमें जो फादर है वो डॉटर को किसी भी प्रीस्ट को, किसी भी सेज को, सेंट को देता है एज अ सेक्रीफाइस, कि ये आप रखिए, जिसको हम देवा शादी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आप प्रीस्ट को, सेज को अपनी बेटी दे देते हैं। नेक्स्ट आती है अर्श। अर्श शादी में क्या होता है, अर्शा में ब्राइड रिसीव्ड आफ्टर सिंबॉलिक गिफ्ट। सी ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ टर्म सिंबॉलिक। सिंबॉलिक होता है जो कल्चर एंड ट्रेडिशन को रखने के लिए होता है, जो कहीं ना कहीं धर्म को रखने के लिए होती है। ऐसी कहे, काओ इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ माता, अंडर द हिंदू कल्चर इट इज कंसिडर्ड एज अ माता। तो एक फादर जब अपनी डॉटर किसी को देता है तो वो बदले में एक ऐसी ही चीज़ लेता है जो बहुत ज़्यादा धर्म के अकॉर्डिंगली होती है, तो ये कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आई प्रजापति शादी। प्रजापति शादी जो होता है, मैरिज विद द ब्लेसिंग एंड रिलीजियस ड्यूटी। इसमें ये रिलीजियस ड्यूटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है, पेरेंट जो होता है वो दोनों ही पार्टीज़ को, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम को, दोनों को बोलता है कि आप दोनों की एक ड्यूटी है दैट यू हैज़ टू परफॉर्म। आप दोनों आपस में एक एक ड्यूटी परफॉर्म करेंगे एक दूसरे के लिए। ये ब्लेसिंग के साथ वो शादी करता है। तो ये आपकी प्रजापति शादी होती है, जो कि आज के टाइम में बहुत फॉलो की जाती है। अब आती हैं ये 4 टाइप्स ऑफ शादी जो थी, ये थी आपकी अप्रूव्ड शादी, जिनको अच्छा माना जाता था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिसअप्रूव्ड शादी, जिनको अच्छा नहीं माना जाता है। जिसमें सबसे पहले आती है असुर। असुर में क्या आता है, मैरिज बाय पेमेंट ऑफ मनी। जब आप डाउरी, आप कोई भी पैसा दे के शादी करते हैं, आप एक तरीके से उस लड़की को खरीदते हैं, तो वो शादी गलत मानी जाती थी। अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि असुर और फिर आपने बोला अर्शा, अर्शा शादी में फ़र्क क्या है। देखो दोनों में फ़र्क है सिंबॉलिक गिफ्ट का। पर आपकी जो अर्शा शादी थी उसमें एक सिंबॉलिक गिफ्ट दिया जाता है, जो कि धर्म को सिंबल एज रखा जाता है। वहाँ पे कोई भी आप प्रॉफिट गेन करने के लिए नहीं करते हैं, आप एक धर्म को रखने के लिए, एक सिंबल को रखने के लिए देते हैं। यहाँ पे आपका जो दिमाग होता है उसमें आपका एक लालच घूम रहा होता है, आपके पैसा चाहिए होता है, वो होती है असुर शादी। नेक्स्ट आता है गंधर्व। गंधर्व शादी क्या होती है, मैरिज बाय द म्यूचुअल कंसेंट। ये शादी जिसे हम लव मैरिज बोलते हैं, वो आज के ज़माने में इट्स नॉर्मल,
आप लव मैरिज करते हैं कोई नहीं, क्योंकि हम लोग मॉडर्न लॉ को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, लव मैरिज वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड कॉन्सेप्ट। राक्षसा मैरिज, राक्षसा क्या होता है? राक्षस, मैरिज बाय द कैप्चर, जहाँ पे आप वॉर लाइक सिचुएशन में लड़की को उठा लेते थे, ठीक है, आप जहाँ पे किडनैपिंग कर लेते हैं, वो वाली शादी जो होती है, किडनैप करके शादी, जो फोर्सफुली मैरिज होती है किडनैपिंग के थ्रू, उसे हम राक्षस मैरिज बोलते हैं। नेक्स्ट आती है पिशाच। अगेन पिशाच जो होती है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज राक्षस समथिंग। इसमें कहते हैं मैरिज बाय द सिडक्शन ऑफ अ गर्ल इन स्लीप एंड ड्रंकन स्टेट, किसी लड़की को सोते हुए या फिर किसी को ऐसे जब वो इंटॉक्सिकेशन स्टेट में है या वो अपने सेंसेस में नहीं है, उस टाइम पे अगर आप शादी करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं पिशाच शादी। दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए डिसअप्रूव्ड मैरिज और एज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड फॉर्म ऑफ अ मैरिज, इट वाज कंसिडर्ड एज अ बैड फॉर्म ऑफ अ मैरिज। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 5। अभी मैंने आपको बताया था कि एंशियंट में हमने जो 8 तरीके की शादियां पढ़ी हैं, उसके अलावा 3 और होती हैं जो मॉडर्न में चलती हैं, वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। वॉइड होता है जो शादी कभी भी वैलिड नहीं हो सकती, कभी आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है जो हर वे में वैलिड है, जिसको लीगल के थ्रू, लीगल पर्सपेक्टिव से भी, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी शादी कंसिडर किया जाता है, उसको सारे लीगल राइट्स मिलते हैं। वॉइडेबल होता है जो लीगल भी हो सकता है, मतलब वैलिड भी हो सकता है, और वॉइड भी हो सकता है, ऐसी शादी को हम वॉइडेबल बोलते हैं। तो सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी वैलिड हो, कि उस पर कोई भी फिंगर रेज ना करे, तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर लेना। तो ये उन सब के लिए भी है जो शादी करना प्लान कर रहे हैं, शादी की सोच रहे हैं। तो अगर आपको शादी ऐसी करनी है जो कि शादी वैलिड हो और आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपकी शादी में क्या होना चाहिए? आपकी शादी में बाईगैमी नहीं होनी चाहिए, मोनोगैमी होनी चाहिए। मतलब अगर आप पहले से शादीशुदा है तो आपको पहले वाली शादी से पहले डाइवोर्स लेना होगा, तब जाके आप दूसरी शादी कर पाएंगे। तो आपका कोई भी स्पाउस है वो लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। सेकेंड कहता है साउंड माइंड, पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें आप वैलिड कंसेंट ना दे पा रहे हो, या फिर आप कोई भी ड्रंकन या इंटॉक्सिकेशन स्टेट में ना हो, क्योंकि अगर आप इंटॉक्सिकेशन स्टेट में हो और आप तब कंसेंट दे देते हैं तो बाद में आप मना कर देते हैं कि नहीं ये तो गलत है, कि मैं तो उस टाइम पे नशे में था, या मैं उस टाइम पे इंटॉक्सिकेटेड था, या मैंने कोई मेडिकेशन ले रखी थी, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो शादी फिर वॉइडेबल में चल जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैलिड कंसेंट देने के काबिल होना चाहिए। एज ब्राइड ग्रूम की 21 ईयर्स, ब्राइड की 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप इससे नीचे शादी करते हैं तो आप फंस सकते हैं। नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, पढ़ के आए हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते हैं, आप सपिंदाज में शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, क्योंकि हमने अभी बताया कि हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, और हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर कुछ कस्टम चल रहा होता है। तो अगर उस कस्टम के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करना अलाउड है, या सपिंदा रिलेशनशिप में शादी करना अलाउड है, तो आप शादी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो अनलेस कस्टम परमिट्स, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें, वैसे पूछें, आप नॉर्मली बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग जाए, तो उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंदा रिलेशनशिप में शादी अलाउड नहीं है, अनलेस आपका कस्टम बता रहा है। तो अगर आपका कस्टम कहता है कि शादी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना बिल्कुल मत करिएगा, फंस जाएंगे आप। अब आपने वैलिड जो भी कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंगली सामने वाला पार्टनर फाइंड आउट कर लिया है, ढूंढ लिया है। तो अब शादी के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है, जो होती है सेरेमनीज। आपको शादी करनी होगी तो आपको जो भी सेरेमनीज है वो परफॉर्म करनी होती है। A Hindu marriage may be solemnized in according with the customary rites and ceremonies of either party. See, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई भी ऐसी सेरेमनी करनी जो दोनों ही पार्टीज़ में होती हो, नहीं। दोनों ही पार्टीज़ की अगर कोई भी एक सेरेमनी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से है, एक पर्सन है जो कि हिंदू रिलीजन से ही है, तो उन दोनों का, या फिर दोनों ही हिंदू रिलीजन से लेकिन दोनों के कस्टम्स अलग हैं, तो किसी भी एक पार्टी के कस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आपने सेरेमनीज परफॉर्म कर ली तो वो आपकी वैलिड सेरेमनीज कंसिडर की जाएगी।
where such rites and ceremonies include saptapadi, that is taking the 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before a sacred fire. The marriage become complete and binding when the 7th step is taken. See, यहाँ पे बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 7 के अंदर ये सप्तपदी का एक पॉइंट दे रखा है, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि 7 फेरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शादी. सी, उसने एग्जाम्पल दिया है, उसने बोला है कि जैसे 7 फेरे होते हैं, वेयर सच राइट्स, जहाँ पे एग्जाम्पल देके बोला कि 7 फेरे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्टम होता है किसी हिंदू की कम्युनिटी के अंदर, तो वो ये करते हैं. लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे सेक्ट होते हैं जिनका कस्टम जो होता है वो 7 फेरे ना करा के कोई और सेरेमनी कराता है, तो उनके कस्टम के अकॉर्डिंगली उनकी जो सेरेमनी है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेरेमनी. 7 फेरे ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं शादी के लिए, दोनों ही पार्टी की कोई ऐसी कस्टम राइट्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी सेरेमनी होनी चाहिए तो हो जाएगा. अगर दोनों ही पार्टी में सप्तपदी नहीं होते होंगे तो फिर क्या करोगे आप? अरे लॉ में लिखा था सप्तपदी होना चाहिए था, लिया हुआ नहीं है शायद लीगल. नहीं, ऐसा नहीं होता. दोनों ही पार्टीज़ की कोई भी कस्टमरी राइट्स होगी, अगर वो परफॉर्म हो जाती किसी भी एक पार्टी की तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगी. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 8. आपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना ब्राइड या अपना ब्राइडग्रूम ढूंढ लिया, आपने सेरेमनीज कर ली हैं. द मोमेंट आपने सेरेमनीज करी है, नाउ यू विल मूव फॉरवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज. रजिस्ट्रेशन वैसे कंपलसरी नहीं होता बट एक लीगल प्रूफ देता है, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपको ईजिली अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.